Hello, Rajendra. Yes. Hi. Yeah, hi, Vilas. Right. Okay. आज नया सेशन है अपना, मतलब नया सब मॉडल अपन चालू कर रहे हैं। विलास, कल के इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन? No. ओके, तो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके, Mm. स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी ये अकाउंट रिसीवेबल में अपन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? एक तो अपना बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन, ये वेंडर के इसमें भी हो चुका है अपने। ठीक Mm. है, अभी जो कॉमन चीज है वो कॉन्फ़िगरेशन वापस नहीं कवर करूंगा। जो Mm. कस्टमर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है वो Mm. अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, बिजनेस पार्टनर और कस्टमर मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसके बाद में आएगी डनिंग प्रोसीजर और एफआई एसडी इंटीग्रेशन। ये चार टॉपिक अपने कवर होने वाले हैं अकाउंट्स रिसीवेबल में। ओके, तो सबसे पहले अपन कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन अपन करते हैं चालू। जैसे वेंडर मास्टर में अपन ने ग्रुप बनाए थे, वेंडर, डोमेस्टिक वेंडर या फॉरेन Mm. वेंडर, वैसे Mhm. ही कस्टमर के साइड में भी वैसे ही ग्रुप बनते हैं। मगर जैसे मैंने उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था, अभी वापस मैं रिमाइंड करता हूँ कि ईसीसी में अपन सेम नंबर रेंज रख सकते थे, मगर Mm. एस4 हाना में अपन सेम नंबर रेंज या नंबर रेंज का नंबर जो है वो भी अपन सेम नहीं रख सकते, क्योंकि अपना जो टी कोड है यहाँ पे एस फोर हाना में, ये एक ही टी कोड है, बीपीटी Mm. कोड। जो अपना ईसीसी में हर एक, मतलब वेंडर मास्टर और कस्टमर मास्टर के लिए अलग अलग टी कोड थे। इवन वहां पे मतलब चेंज के लिए भी अलग था, डिस्प्ले के लिए अलग टी कोड था, राइट? Mhm. यहाँ पे तीनों एक्टिविटीज के लिए, मतलब क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले, ये सभी के लिए एक ही टी कोड है, बीपीटी कोड। ओके, इसलिए अपन सेम नंबर रेंज मेंटेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन नंबर रेंज क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो अपन अभी एसएपी में देखते हैं। मेरा पाथ रहेगा उसके लिए एसपीआरओ आईएमजी, ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसेबल एंड अकाउंट्स पेबल, ओके, और कस्टमर अकाउंट। उसमें मास्टर डेटा में प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करना है, कस्टमर अकाउंट्स ग्रुप। तो ये मैंने सबसे पहला जो पाथ है, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट, ये मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे। अपन ने वेंडर के लिए कौन सा D0M1 ऐसा कुछ बनाया था ना? Mm. ये तो हाउस बैंक हो गया।
टर्म है DOM1। ओके, तो अपन यहाँ पे कस्ट डोमेस्टिक ये ग्रुप अपन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वापस मैं न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। जैसे वेंडर का जैसे अपन ग्रुप बनाते हैं सेम है यहाँ पे। यहाँ पे एक चेंज है सिर्फ, यहाँ पे आपको सेल्स डेटा दिखेगा। जो वेंडर के इसमें क्या था, अपना परचेस डेटा था, राइट। यहीं यस। से अपने को ग्रुप क्रिएट करना है। और ये ग्रुप अपना वन टाइम अकाउंट के लिए यूज होगा या रेगुलर अकाउंट के लिए यूज होगा, ये यहाँ से अपन यहाँ डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे फिल स्टेटस है उसके, जो जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और सेल्स डेटा, ये तीनों है। तो इसमें से आपको कौन सी फील्ड ऑप्शनल रखनी है, कौन सी फील्ड मैंडेटरी करनी है, सप्रेस करनी है, ये सारा कंट्रोल अपन इसी टी कोड से, मतलब इसी पाथ से अपन करने वाले हैं। अभी सबसे पहले अपन ग्रुप का की बनाते हैं, डोमेस्टिक कस्टमर फॉर HY01। अभी यहाँ पे मैं HY01 इसके लिए दे रहा हूँ कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। मगर जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो यहाँ पे HY01 डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये जो ग्रुप बना रहे हैं उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। ओके, अगर आपको ये ग्रुप जो है वन टाइम कस्टमर के लिए क्रिएट करना है तो यहाँ पे टिक देना जरूरी है। मतलब वन टाइम मतलब कैसे कि आपको मास्टर डेटा बना के रखना नहीं है, राइट। आप हम्म। उसके साथ एक ही टाइम डील कर रहे हैं। तो उस केस में जब आप इनवॉइस क्रिएट करोगे ना ये कस्टमर ग्रुप का, तो वहीं पे आपको वो कस्टमर के डिटेल्स मांग लेते हैं सिस्टम। डिटेल्स मतलब क्या मांगेगी, नेम कस्टमर का, एड्रेस, डिटेल में एड्रेस उसका, स्ट्रीट, पिन कोड, नंबर, सिटी वगैरह, स्टेट, ये रीजन, ये, और उसका बैंक डिटेल्स। ये जो तीन बेसिक डेटा है वो सिस्टम मांग लेती है। और वो अपने को वन टाइम फिल करना है और उसका आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये यस। हो गया मेरा वन टाइम के लिए। अगर आपको कंटिन्यूअस के लिए रखना है तो ये ब्लैंक रखना है। अभी यहाँ पे जैसे ये जनरल डेटा जो है सेम जो वेंडर के लिए है वही सारे फील्ड यहाँ पे आते हैं। अभी जैसे ये एड्रेस में इतने सारे फील्ड हैं, ठीक है। इसमें से आपको कौन से मैंडेटरी करने हैं, कौन से ऑप्शनल रखने हैं, डिस्प्ले रखने हैं या सप्रेस रखने हैं। जो फंक्शनैलिटी वेंडर के केस में है वही सेम यहाँ पे कस्टमर के केस में भी अप्लीकेबल होती है। अभी यहाँ पे तो 3 पेजेस है, आप ये यहाँ से डाउन कर सकते हैं 3 पेजेस। ओके, नेक्स्ट इसमें जाना है तो ये आपका आएगा कम्युनिकेशन वाला। और कम्युनिकेशन के बाद में आपका ये कंट्रोल वाला है। जैसे मतलब ये इसका मिल गया है ना आपको स्क्रीनशॉट विलास कि कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है। जनरल डेटा में क्या होता है, कंपनी कोड डेटा में क्या होता है, सेल्स डेटा में क्या होता है, हम्म। वो स्क्रीनशॉट मिल गया है ना आपको। हाँ। ओके, ये हो गया जनरल डेटा। जस्ट एक सेकंड, हाँ। ये कंपनी कोड डेटा है। कंपनी कोड में आपका पेमेंट ट्रांजैक्शंस, अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब आपका रिकंसिलेशन अकाउंट, सेंड्री डेटर्स अकाउंट जो होता है हम्म। वो सारे फील्ड यहाँ पे जनरल डेटा में, कंपनी कोड डेटा में आ जाता है, राइट। और ये जो है ना मतलब इसके टेबल भी अलग अलग है। अभी कस्टमर के टेबल जो होते हैं वो टेबल मैं बताता हूँ। बिजनेस पार्टनर के लिए तो वही कॉमन रहेगा, BUT 000 वाला। मगर इसमें कस्टमर मास्टर के लिए यहाँ पे रहेगा आपका जनरल डेटा के लिए KNA1 रहेगा टेबल जनरल डेटा के लिए। और कंपनी कोड लेवल के लिए डेटा के लिए रहेगा KNB1 टेबल। मतलब
ये जो कंपनी कोड की जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करोगे वो आपको कहाँ मिलेगी, KN-B1 में मिलेगी। और ये KN-A1 में आपकी जनरल डेटा की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वैसे ही वेंडर के लिए कौन सा था, टेबल LF-A1 और LF-B1, ये टेबल थे। यस। ठीक है। ये जो टेबल है ये ECC में भी अवेलेबल है और S4 HANA में भी सेम टेबल यूज हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे ये BUT 000 वाला एक ऐड हुआ है। अभी ये मैं सेव करता हूँ इसको। मतलब ये मेरा क्या हुआ, डोमेस्टिक कस्टमर का ग्रुप क्रिएट हुआ। क्लियर। अभी इसको अपन नंबर रेंज असाइन करते हैं। नंबर रेंज असाइन करने के लिए असाइन नंबर रेंजेस टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप, ये सेम पाथ है। SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, कस्टमर अकाउंट मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा में असाइन नंबर रेंजेस टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर रेंज मेंटेन करूंगा। नंबर रेंज अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो अपन ये जो नंबर रेंज की जो अपन मेंटेन करने वाले हैं वो फिर अपने को ग्रुप में असाइन करनी है। ये दिया मैंने एंड और भी देता हूँ। और ये भी नंबर रेंज अपन मैक्सिमम 10 डिजिट तक रख सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक ही यूज कर सकते हैं अपन। और ये जो एक्सटर्नल वाला फंक्शनैलिटी है सेम यूज होगी। जैसे एक्सटर्नल मतलब आप मैन्युअली नंबर रेंज डाल सकते हैं। अगर आपने ये अनटिक रखा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करती है सीक्वेंस के हिसाब से। तो 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 से ओवरलैप कर रहा है ये 1049 ले रहा है ना। तो अपन 50 से लेके 100 तक ही लगते हैं, कम नंबर रेंज लगते हैं। अरे यार 02 1050 से लेके 1099 तक है, 100 नहीं हो। यहाँ पे भी यूज हुई है। एक काम करते हैं, अपन ये नंबर रेंज मेंटेन कर रहे हैं राइट। तो यहाँ अपन कम कर देते हैं। मतलब लाइव प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग सर्वर है तो यहाँ पे आएगी क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं। तो ये दिक्कत आने वाली है आपको। सो, 50। थैंक गॉड ये मैंने नंबर रेंज बना दी। और नंबर रेंज का नंबर क्या दिया मैंने, एंड और वी। अभी ये जो है एंड और वी
ये मुझे अपन ने जो ग्रुप बनाया ना, CUD0 वाला, हम्म उसमें मुझे असाइन करना है। क्योंकि ये जो नंबर रेंज का नंबर है, ये ब्रिज का काम करता है, ये नंबर सीरीज को और अपने ग्रुप के बीच में, राइट। हम्म तो यहाँ पे मैं, ये आ गया। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको पता है, याद है, तो आप डायरेक्टली ये मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर। ये हो गया अपना ग्रुप क्रिएट किया, उसमें अपन ने नंबर सीरीज दी, और ये वो नंबर सीरीज का नंबर जो है अपन ने ग्रुप को असाइन किया, राइट। ये सेम मतलब वेंडर के लिए अलग से करना पड़ता है और कस्टमर के लिए अलग से है, यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। ये जो फंक्शनैलिटी जो अभी अपन ने की ना, वो ईसीसी में अपन मास्टर डेटा के लिए करते थे, जो यहाँ पे भी अपने को करने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे S/4HANA में आपके दो मास्टर डेटा बनते हैं। एक कस्टमर मास्टर डेटा बनेगा और एक आपका बिजनेस मास्टर डेटा बनेगा। तो अभी अपन ने जो मेंटेन किया है वो क्या है, कस्टमर मास्टर डेटा का डिटेल्स मेंटेन किया है। क्लियर। अभी इसके बाद के जो भी एक्टिविटीज है, मैं वो डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये जो एक्टिविटी है, ये दोनों के लिए कॉमन है, मतलब वेंडर और कस्टमर के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। मतलब हम्म ये बिजनेस पार्टनर एक्टिवेट करना, ओके। फिर बाद में ये फंक्शन मॉड्यूल बनाना, या फिर ये जो चीज है सिंक्रोनाइजेशन, बीपी टू या कस्टमर और कस्टमर टू बीपी, ये सिंक्रोनाइजेशन है। ये अपनी कॉमन चीज है वेंडर और कस्टमर के लिए, ओके। अभी इसके बाद में जो आएगी, वो बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज मेंटेन करना, ओके। वो तो अपन कस्टमर के लिए तो मास्टर डेटा के लिए बनाई। अभी कस्टमर के बिजनेस पार्टनर की जो नंबर रेंज वगैरह, वो हम्म अपने को मेंटेन करनी है, और वो फिर दोनों सिंक हो जाएगी, मतलब बिजनेस पार्टनर की और कस्टमर के मास्टर की, राइट। तो या अभी यहां से अपने को वापस कस्टमर के लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग से करना पड़ेगा। तो इसका पाथ अभी अपन देखते हैं। SPRO, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। SAP IM, ये SPRO IMG, बाद में क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, उसके बाद में आएगा SAP बिजनेस पार्टनर। SAP बिजनेस पार्टनर के बाद वापस बिजनेस पार्टनर, और उसके बाद में बेसिक सेटिंग्स में नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपने को डिफाइन नंबर रेंजेस, और ये डिफाइन ग्रुपिंग्स एंड असाइन नंबर रेंजेस, ये दोनों चीजें अपने को करनी है। अभी यहाँ पे पहले अपन नंबर रेंज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए वापस अपन ऐड लाइन आइटम करेंगे। ये यहाँ पे मैं देता हूँ वी, आपकी बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज और कस्टमर की नंबर रेंज आप सेम रख सकते हो, राइट। मगर या यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो फिजिबल होगा, क्योंकि काफी सारे नंबर रेंज यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन है। 1 2 3 4 5 6, 1 4 7 1, 1 2 3 4 5 6, 1520। 20 की क्या नंबर रेंज है, ओके। 15 से स्टार्ट हो रही है, तो 1499 तक अपन दे सकते हैं।
1480 तक यूज की है, तो अपन 85 तक यहाँ पे कर देते हैं और 86 टू 1499 तक अपन यूज करते हैं। मतलब मैंने क्या नंबर रेंज दी, मैंने ये नंबर रेंज का नंबर दिया यहाँ पे, और ये 1486 से लेके 1499 तक ये मेरी बिजनेस पार्टनर की नंबर सीरीज है ये। क्लियर? ये मैंने सेव किया। अभी यहाँ पे मुझे वापस बिजनेस पार्टनर में भी ग्रुप बना के मुझे ये मेंटेन करना है। यहाँ पे जो अपन ने नंबर सीरीज का नंबर बनाया ना अपन ने एंड हम्म और वी का, वो हम्म यहाँ पे मेंटेन करना है। तो मैं वापस न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। कस्ट डी कस्टमर डोमेस्टिक डोमेस्टिक कस्टमर और HY01, और यहाँ पे दूंगा मैं ये वी वाला। ठीक है, मतलब ये मेरा ग्रुप कौन सा रह गया, ये मेरा बिजनेस पार्टनर वाला ग्रुप है, हम्म जो यहाँ पे मैं एक्सेल में लिख के रखता हूँ। ये मेरा हो गया डोमेस्टिक कस्टमर ग्रुप इन कस्टमर मास्टर डेटा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, CUDB। ये मेरा कौन सा हो गया, बिजनेस पार्टनर डोमेस्टिक कस्टमर ग्रुप। ठीक है, हम्म और ये मैं सेव कर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मतलब अपन दोनों मास्टर डेटा में अपन अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए, राइट। एक उसको नंबर रेंज भी असाइन कर दी। अभी इसके बाद में मतलब ये एक्टिविटी हो गई, इसके बाद वाली भी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये वेंडर और कस्टमर स्पेसिफिक एक्टिविटी है। ठीक है, और ये तो अपन ने नंबर रेंज तो ऑलरेडी अपन ने बना दिया है कस्टमर मास्टर में। अभी अपने को ये करना पड़ेगा कस्टमर स्पेसिफिक के लिए। क्यों? क्योंकि अपने जो कस्टमर मास्टर डेटा का जो ग्रुप है, कौन सा, ये वाला CUD0, और ये बिजनेस पार्टनर का CUDB, ये दोनों सिंक करने हैं। ओके, तो उसके लिए ये जो पाथ है, ये अपना वेंडर स्पेसिफिक और कस्टमर स्पेसिफिक रहेगा। तो ये दोनों जगह अपने को करना पड़ेगा, राइट। तो ये पाथ अभी अपन यूज करेंगे। ये कौन सा है, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन वाला। SPRO है IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे है। उसके बाद में है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन आएगा, ये वाला। और इसके बाद में आएगा बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स आएगी। ओके, उसके हम्म बाद में सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, दोनों पाथ अलग अलग है। अभी अपने को कस्टमर इंटीग्रेशन का करना है। ठीक है, तो इसके बाद में कस्टमर इंटीग्रेशन में जाने के बाद फील्ड असाइनमेंट जो है फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, ये सिलेक्ट करना है अपने को। और यहाँ पे आएगा आपका असाइन की। असाइन की के बाद में डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन वेंडर टू, मतलब कस्टमर टू BP वाला,
जो ये सेकेंड जो पार्ट है, यहाँ पे अपने को मैप करने हैं दोनों ग्रुप। अभी यहां से मैं पहले उठाऊंगा अपना बीपी वाला जो है CUD0 वाला, ये वाला, ठीक है, ये उठाया। और ये मेरा कौन सा है, कस्टमर मास्टर डेटा वाला, यहाँ पे CUD0 है ना। हम्म। ये है ना अपना कस्टमर डोमेस्टिक। DB। अपनी दोनों की नंबर सीरीज सेम नहीं है, अलग अलग नंबर सीरीज है, राइट। तो हम्म। ये अपना अनटिक रहेगा ये। मगर ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने जो दोनों ग्रुप है ये सिंक कर दिए, और ये मैं सेव करता हूँ। ये जो फंक्शनैलिटी है वेंडर के लिए भी करनी पड़ेगी अपने को, और कस्टमर के केस में भी करनी पड़ेगी, राइट। ये चीजें कॉमन नहीं है। यहाँ पे अपने को वापस ये जो असाइनमेंट है, जो बीपी टू कस्टमर, अभी ये दोनों क्यों किए हैं अपन ने। अभी ये जो सेकंड जो पार्ट है, जब अपन ECC टू S4 HANA माइग्रेशन करेंगे ना, उस हम्म। टाइम ये अप्लीकेबल होगा, डायरेक्शन कस्टमर टू बीपी। क्योंकि अपने जो ECC में ऑलरेडी कस्टमर क्रिएट हो चुके हैं, वो अपने को बीपी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए ये जो सेकंड है ये अप्लीकेबल होगा। और ये जो फर्स्ट जो है, अभी जैसे आप S4 HANA जैसे चालू करोगे, काम करना चालू करोगे, अगर आपको नया कस्टमर मास्टर डेटा बनाना है, तो उस हम्म। केस में आपका सबसे पहले जो मास्टर डेटा बनता है वो बिजनेस पार्टनर का बनता है, और उसके बेस पे आपका कस्टमर का मास्टर डेटा बनता है। तो ये दोनों आपको असाइन करना जरूरी है, ठीक है। अपने सेम नंबर सीरीज तो है नहीं इसकी, तो ये मेरा अनटिक ही रहेगा ये मेरा हो गया सिंक्रोनाइजेशन। किसका सिंक्रोनाइजेशन किया मैंने, ये जो मेरा डोमेस्टिक कस्टमर ग्रुप है जो कस्टमर मास्टर का, और बिजनेस पार्टनर का डोमेस्टिक कस्टमर ग्रुप जो है, ये दोनों को मैंने सिंक कर दिया, बीपी टू कस्टमर और कस्टमर टू बीपी, ये दोनों को सिंक कर दिया, ठीक है। इसके बाद वाली जो एक्टिविटी है, आपके जो कांटेक्ट, अभी इसके बाद में आपका आएगा रोल असाइन करना। रोल अपने को वापस कस्टमर के लिए अलग से रोल बने हुए हैं, स्टैंडर्ड रोल, वो अपने को असाइन करने हैं। जो इसमें वेंडर की इसमें भी अपन ने रोल असाइन किए थे अपने ग्रुप के लिए, अभी यहाँ पे भी आपको रोल असाइन करने हैं। अभी उसका जो पाथ है आपका SPRO, IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इसके बाद में आएगा कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग। बिजनेस पार्टनर सेटिंग में सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, और उसमें डिफाइन बीपी रोल फॉर डायरेक्शन कस्टमर टू बीपी, और ये सेट बीपी रोल कैटेगरी फॉर डायरेक्शन बीपी टू कस्टमर, ये दोनों भी अपने को मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे अपने जो ग्रुप है दोनों, अभी यहाँ पे जो रोल अपने असाइन होंगे ना, ये तो अपना कस्टमर मास्टर का है, ठीक है। तो इसमें अपना जो जनरल डेटा ऑब्लिक
कंपनी कोड डेटा, ये रोल असाइन होगा। यहाँ पे तो अपना बिजनेस पार्टनर का जो स्टैंडर्ड रोल है वो असाइन होगा। और एक यहाँ पे ये तो कॉमन रोल होता है, जनरल डेटा कंपनी कोड डेटा, ये एक कॉमन रोल होता है। और दूसरा रोल होता है सेल्स डेटा का। मतलब यहाँ पे अपने को दो रोल असाइन करने हैं और बिजनेस पार्टनर में एक रोल असाइन करना है। ऐसे टोटल 3 रोल असाइन करने हैं अपने को। क्लियर? यस। अगर आपका ये कस्टमर, ये डोमेस्टिक कस्टमर बनाया आपने, और ये कस्टमर के ग्रुप में जो कस्टमर है उसका अगर आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने वाले नहीं है, ये आपका डिसाइडेड है, तो ये जो सेल्स डेटा जो रोल है ये असाइन नहीं किया तो भी चलने वाला है। ये रोल किसके लिए यूजफुल है? जिसकी अपन सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे। मतलब पूरी ओटीसी जो प्रोसीजर होती है वो आप अगर फॉलो करने वाले हैं तो ही आप ये सेल्स डेटा वाला रोल असाइन कर सकते हैं। नहीं किया तो भी चलने वाला है। क्लियर? तो उसमें सिर्फ आपको जनरल डेटा और कंपनी कोड डेटा ये मैंडेटरी है। मतलब जो अपन विदाउट सेल्स ऑर्डर के अगर इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो ये एक ही रोल और ये बिजनेस पार्टनर का रोल सफिशिएंट है। ओके। ये मेरा आ गया। यहाँ पे CUD0 मतलब ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं FLCU करके स्टैंडर्ड रोल होगा इसमें। हाँ, ये वाला वापस अपन CUDO और यहाँ पे FLCU01 करके दूसरा ये स्टैंडर्ड रोल होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रोल है ये दोनों, FLCU00 और CU01। इसका आप डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको अगर कॉपी करके चेंज करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड रखना है यही तो आप ये स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कस्टमर मास्टर के इसमें असाइन कर दे। ये मेरा कौन सा है? जनरल डेटा कंपनी कोड डेटा वाला रोल। और ये कौन सा है? मेरा सेल्स डेटा वाला रोल है। ठीक है, और अभी अपने को बिजनेस पार्टनर वाला जो रोल है वो असाइन करना है। तो इसी में यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, कैटेगरी फॉर डायरेक्शन BP2 कस्टमर वाले में। ये जो आपका बिजनेस पार्टनर वाला जो है, ये स्टैंडर्ड कहाँ है? FLCO, ये कस्टमर के है। ये डिस्क्रिप्शन ये चेंज कर दिया, ये कैटेगरी। वो जो होता है ना कि एक सेकंड, इसमें नहीं आएगा। ये होता है 000 वाला, जो होता है ये स्टैंडर्ड बिजनेस पार्टनर वाला होता है। ओके, और ये देखो ये FLCU01, ये मतलब आपका कौन सा हो गया? ये कस्टमर का हो गया। और ये हो गया आपका जनरल डेटा और कंपनी कोड डेटा का, CU00 वाला। ऐसे अपने रोल अपने को मेंटेन करने हैं। अगर ये मेंटेन नहीं किया ना तो आप जब क्रिएट करने जाओगे ना तो ये फील्ड आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। क्लियर? रोल की ये मेरे रोल असाइन हो गए। अभी इसके बाद के जो भी चीजें हैं वो सारे अपने कॉमन है। कांटेक्ट पर्सन एक्टिवेट, या फिर ये जो कांटेक्ट पर्सन के जो इंडस्ट्रीज है या फिर डेजिग्नेशन है, ये सारे वेंडर और कस्टमर के इसमें कॉमन है। जो यहाँ पे आपके सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन में ही आपके सारे वो
स्पेसिफिकेशन में आ जाएंगे। ये कांटेक्ट पर्सन वाले असाइन एट्रीब्यूट्स, ये सारे अपन ने देखे थे। अथॉरिटी या लीगल पर्सन के जो भी है स्टेटस, या मैरिटल स्टेटस जो भी आपको मेंटेन करना है, ये कांटेक्ट पर्सन्स के इसमें आ जाएंगे, जो वेंडर और कस्टमर के लिए कॉमन है आपके। मतलब अगर आपको कस्टमर और वेंडर का अगर दोनों का करना है, तो एक चीज में तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। दूसरा जो है, एडिशनल जो भी चीजें हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब ग्रुप क्रिएट करना, उसको नंबर रेंज देना, या और उसके बाद में उसका बिजनेस पार्टनर का ग्रुप क्रिएट करना, नंबर रेंज और रोल असाइन करना, ये एक्टिविटी एक के लिए एडिशनल आपको करनी पड़ेगी। बाकी हम्म, सारी चीजें कॉमन है आपकी। क्लियर? या और से मतलब आपको अगर आप ECC टू S4 हाना माइग्रेशन करते हो तो सबसे पहले आपका ये कन्वर्जन होगा, फिर बाद में आगे की एक्टिविटी होगी। कन्वर्जन यस मतलब आपका दोनों कस्टमर और वेंडर का दोनों कन्वर्जन बिजनेस पार्टनर में करना पड़ेगा, और फिर वो आगे की एक्टिविटी होगी। क्लियर? या इसमें एक मेरे पास SAP का एक स्टैंडर्ड बुक है, मैं आज शेयर कर देता हूँ। हम्म कुक बुक करके है वो कुक बुक मतलब एज अ FI कंसल्टेंट एक नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। मगर वो जो कुक बुक का जो है, कि वो कब यूज होता है, जब आप ECC टू S4 हाना माइग्रेशन करते हैं ना, तो हम्म उसमें कंसल्टेंट और HD कंसल्टेंट को कुछ नोट्स अप्लीकेबल करनी पड़ती है, नोट्स इंस्टॉल हम्म करनी पड़ती है। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है उनको, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए, बिजनेस पार्टनर और मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो वो सारी चीजें वो बुक में दी है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है उसके लिए। ओके तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो एक बार गो थ्रू कर लेना उसको। ओके ठीक है। अभी जो नेक्स्ट अपना जो FI अपना अकाउंट्स रिसीवेबल में जो पार्ट है अपना, वो है डनिंग प्रोसीजर। हम्म ओके। अभी डनिंग मतलब ये कस्टमर के लिए ही यूज होता है डनिंग। और मेनली ये जो डनिंग होता है ये क्यों करते हैं अपन, कि कस्टमर को अपन माल बेचते हैं, राइट? हम्म उस माल बेचने के बाद भी मतलब हर एक की पेमेंट टर्म डिसाइड होती है, कि मैं यस आपको 30 दिन का लिमिट दूंगा, क्रेडिट लिमिट दूंगा। हम्म 30 दिन तक मेरे जो भी मैंने माल बेचा है उसका पैसा आना चाहिए मुझे, राइट? मगर हम्म 30 दिन के बाद भी अगर वो कस्टमर अपने को पैसा नहीं देता है, तो उस केस में अपन उसको नोटिस भेजते, रिमाइंडर भेजते, इन शॉर्ट रिमाइंडर भेजते हैं। तो वो रिमाइंडर मतलब ही आपका डनिंग हो गया। तो ओके मैक्सिमम आप 9 रिमाइंडर SAP से आप भेज सकते हो। ओके SAP से आप 9 रिमाइंडर मैक्सिमम भेज सकते हैं। जरूरी 9 का प्रोविजन SAP ने दे के रखा है, मगर जरूरी नहीं 9 के 9 यूज करना चाहिए। एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप 4 या 5 या 6 ये भी मैप कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा आप जब डनिंग कर रहे हो, तो डनिंग में आप अगर डनिंग चार्जेस अगर आप कस्टमर से ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें मैप कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट, अभी आपने डिसाइड किया कि 4 लेवल आपको बनाना है। क्लियर? 4 लेवल मतलब पहले 3 लेवल के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, मगर जो चौथी लेवल है, फोर्थ लेवल है, फाइनल लेवल, उसमें आप चार्ज करना चाहते हो, तो उस केस में आप इंटरेस्ट का परसेंटेज जो भी है या फिक्स अमाउंट जो भी है, वो आप मेंटेन कर सकते हो। हर एक डनिंग का जो लेटर फॉर्मेट जो होता है, आप वो अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एबेपर। ओके। और एक ओके दूसरा चीज की, इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, डनिंग अगर आपको मेंटेन करना है तो
कस्टमर का मास्टर डेटा प्रॉपर होना चाहिए। मास्टर डेटा में उसका एड्रेस और ईमेल आईडी ये जरूरी है, क्योंकि आपका जो भी है ये ईमेल थ्रू आपका डनिंग लेटर जाता है, और ये जो डनिंग लेटर है एज अ मतलब लीगल एक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मतलब आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप रिमाइंडर भेजते हैं पेमेंट का कि आपने अगर नहीं पेमेंट किया तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो वो अगर आप वो लेटर में आप जो ईमेल बॉडी रहती है अपनी उसमें आप मेंटेन कर सकते हो। ओके। लिए अभी अपन ये प्रोसीजर देखेंगे। और एक दूसरी चीज की जैसे एग्जांपल लो कि मेरे पास 5,000 कस्टमर है। 5,000 कस्टमर है मेरे। जरूरी नहीं 5,000 कस्टमर के आज ही सबके ड्यू आ जाएंगे एक साथ, राइट। मेरे आज कुछ कस्टमर का फर्स्ट डनिंग लेटर जाएगा, कल दूसरे कस्टमर का सेकंड डनिंग लेटर होगा, कुछ कस्टमर का परसों होगा, राइट। तो अपन इसका जो है जिस टी कोड से डनिंग ट्रिगर होता है, टी कोड होता है F150, ये टी कोड से डनिंग ट्रिगर होता है ये। तो ये टी कोड का अपन शेड्यूलर लगा सकते हैं। शेड्यूलर मतलब क्या कि अपन फिक्स करके रख सकते हैं कि ये टाइम पे मेरा प्रोग्राम हिट होना चाहिए, ये F150 का। तो आज के मतलब मैंने डिसाइड किया रात को 9 बजे ये ट्रिगर होना चाहिए डेली। तो आज के डेट में जितने भी कस्टमर का ड्यू होगा डनिंग लेटर भेजना, तो वो सबका डेटा कलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में शेड्यूल करके ट्रिगर कर देता है। तो मतलब 9:30 9:40 तक वो कंप्लीट होने के बाद वो मेल कस्टमर को चला जाता है उसके ईमेल आईडी में। मगर आपको मैंडेटरी वही है कि ईमेल आईडी होना जरूरी है। क्लियर। या तो अभी इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं क्या क्या होता है। मेरे ईआरपी में भी प्रोसीजर है, बट नॉट पार्ट कस्टमर को डायरेक्ट नहीं जाता है। डे ओके। टू डे मुझे आता है, यानी मेरे ईमेल आईडी पे आता है डे टू डे। अच्छा, मगर फिर और आप वो आगे फॉरवर्ड करते हैं फिर। नो, फिर हम लोग को एक्शन देना है, यानी फाइनेंस टीम को, सेल्स टीम को बोलना है दिस ओके, इज तो ड्यू। वो फॉलोअप लेते हैं फिर यस वैसा। यस। आणि नॉट अच्छा एज यानी ऑल पार्टी का एक ही साथ आज देता है, अच्छा जैसे एजिंग, जस्ट एजिंग लेवल पे। अच्छा, मतलब वेंडर कस्टमर एजिंग की ये बकेट हम्म, में ये कस्टमर आ रहा है 30 टू हाँ 60 हाँ हाँ बकेट हाँ। में, यस यस 61 टू 90 वाले बकेट में। यस हाँ, यस। तो वो तो आपका एजिंग रिपोर्ट ही जस्ट टाइप हो गया मतलब। हम्म। हाँ, तो वो तो रिपोर्ट तो मतलब यहाँ पे भी अपन बना सकते हैं कस्टम रिपोर्ट। स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऐसे फिजिबल नहीं है वो अपने को डम निकाल के वगैरह, मगर हम्म। कस्टम अपन रिपोर्ट बना सकते हैं बेस ऑन अपने जो पेमेंट टर्म्स रहती है ना, या उसके बेस पे अपन ये रिपोर्ट बना सकते हैं। ये मतलब बहुत कॉमन रिपोर्ट है। हर हम्म मतलब अगर आप फाइनेंस कंसल्टेंट एज ए ज्वाइन होते हैं ना, हम्म। और 3-4 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस होता है तो आपके डेवलप किया ही होगा एक बार, तो ऐसा कंसिडर होता ही है फिर उसमें। ओके ओके। हाँ, मगर उसमें क्या चैलेंज था ईसीसी में, मतलब जो अभी मैंने समझ लो 1 जनवरी को क्रिएट किया इनवॉइस। ओके, इसका ड्यू डेट है मतलब क्रिएटेड डेट, इसका ड्यू डेट है 15 फरवरी। ओके, ये ड्यू डेट है मेरी। हम्म। मगर ये जो ड्यू डेट फील्ड है ना, ईसीसी में अपने को रेडीमेड मिलती नहीं थी। ओके। म- हाँ, तो ये आपकी जो पोस्ट मतलब आपकी ये जो बेसलाइन डेट है, ये बेसलाइन डेट मतलब आप कंसिडर कर लो पेमेंट टर्म्स में अपन जैसे मेंटेन करते हैं ना पोस्टिंग डेट या डॉक्यूमेंट हम्म। डेट। हाँ, वो मेरी बेसलाइन डेट है। और इसके बाद में 45 डेज ये ऐसा एक फील्ड आता था वहां पे टेबल लेवल पे, फिर कैलकुलेट करके फिर अपने को ड्यू डेट मिलती थी ओके। ईसीसी में। मगर S/4HANA में ये जो ड्यू डेट है अपने को एसी डोका जो टेबल है उसमें हम्म। रेडीमेड मिल जाती है वेंडर के लाइन आइटम पे। ओके।
ये वेंडर के लाइन आइटम में मिल जाती है। और ये जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, तो अगर एक आध कंसल्टेंट बोलता है कि मैंने एजिंग रिपोर्ट बनाया है, तो ये मेरा क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है ईसीसी में और एस4 हाना में, कि आपको ईसीसी में रेडीमेड ड्यू डेट नहीं मिलती, आपको कैलकुलेट करनी पड़ती, और उस चक्कर में मार खा जाते इंटरव्यूअर। या ठीक है, अभी अपन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एक सेकंड। अभी अपने को डनिंग मेंटेन करना है, प्रोसीजर वगैरह, उसका पाथ है एसपीआरओ, आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल, ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओके, डनिंग, बेसिक सेटिंग्स फॉर डनिंग, ओके। अभी सबसे पहले अपने को डनिंग एरिया मेंटेन करना है, ओके। अभी ये जो डनिंग एरिया अपन जो बनाएंगे ना, ये जो डनिंग एरिया अपन जो बनाएंगे, वो डनिंग एरिया जो है, आ, इसके अंडर अपन पूरा प्रोसीजर वगैरह ये सारा मैप करेंगे, ओके। और वो जो प्रोसीजर जो बनाएंगे, वो प्रोसीजर अपन कस्टमर के मास्टर डेटा में असाइन करेंगे। मतलब वो कस्टमर के लिए वो डनिंग प्रोसीजर अप्लीकेबल होगी। क्लियर? या तो सबसे पहले मैं न्यू एंट्रीज में जाऊंगा। यहाँ पे अपनी जो कंपनी कोड है वो मेंटेन करेंगे, HY01, ओके। एरिया, HY डनिंग एरिया करके, यहाँ पे डनिंग एरिया, डनिंग एरिया फॉर HY01, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। क्लियर? और ये मैं सेव करता हूँ। ये जो अपन ने बनाया है, इसके लिए ये तो 5 से आए अपन, मगर इसका जो शॉर्टकट टी कोड है वो है OB61, ओके। ओके ये मेरा डनिंग एरियाज बना। अभी अपने को पूरा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, कि जैसे प्रोसीजर मतलब उसमें क्या क्या आएगा अपना, लेवल आएगा, ओके। मैक्सिमम 9 लेवल्स होते हैं, ओके। फिर प्रोसीजर में लेवल, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट और परसेंटेज, ठीक है। डनिंग चार्जेस, ठीक है। और ये ट्रिगर कब होना चाहिए, मतलब डेट फॉर ट्रिगरिंग डनिंग, मतलब अगर मेरा आज ड्यू डेट है, तो सबसे पहले जो डनिंग लेटर जाना चाहिए वो कल के डेट में जाना चाहिए, राइट। और कल का जो डनिंग ट्रिगर होगा, और उसके बाद सेकेंड लेवल जो है, सेकेंड डनिंग जो जाना चाहिए, उसमें कितना दिन का गैप होना चाहिए, 10 दिन का, 8 दिन का, या 7 डेज का, जो भी है वो मेंटेन करना। ये सारे जो चीजें आती है, ये प्रोसीजर में आती है अपनी, है? ये अभी एक एक अपन मेंटेन करेंगे। अभी इसका जो टी कोड है प्रोसीजर मेंटेन करने के लिए, FBMP करके टी कोड है। और इसका जो पाथ है, ये पाथ है, मतलब SPRO, IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डनिंग, डनिंग प्रोसीजर, ओके, एंड डिफाइन डनिंग प्रोसीजर, ओके।
अभी यहाँ पे अपन न्यू प्रोसीजर क्रिएट करेंगे अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो दी गई होगी एसएपी स्टैंडर्ड की भी अवेलेबल अगर होगी, तो वो 9 लेवल, जो 9 लेवल है, मैक्सिमम 9 लेवल तक की मेंटेन की होगी। मगर अपनी जो है, अपने को डिसाइड किया है बिजनेस ने कि 4 लेवल की ही बनानी है मैक्सिमम। तो ओके। 4 लेवल, और उसमें भी मेरा फर्स्ट लेवल में मिनिमम अमाउंट 0 का होना चाहिए। हम्म। सेकंड जो है 100 रुपीज मिनिमम का रिमाइंडर होना चाहिए। ऐसे अपन बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन बना सकते हैं। अभी ये मैं न्यू प्रोसीजर में गया, यहाँ पे मैं अपने की देता हूँ HY डनिंग प्रोसीजर करके। ठीक है, ये मैंने डनिंग प्रोसीजर की बनाई और इसका डिस्क्रिप्शन बनाया। अभी डनिंग इंटरवल्स इन डेज, अभी मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको कितने दिन का गैप रखना है। जैसे मैंने कल किया ट्रिगर, उसके बाद में सेकंड डनिंग के लिए कितने दिन का, अभी मैं डिसाइड किया 10 दिन का गैप रखना है मुझे। सेकंड डनिंग 10 दिन के बाद ट्रिगर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 10 दिया। नंबर ऑफ डनिंग लेवल्स मैक्सिमम कितने हैं अपने, 9 लेवल्स है। तो आप उसमें 9 भी यूज कर सकते हैं या उससे कम भी यूज कर सकते हैं। अपन देते हैं 4 लेवल। ओके, 4 लेवल तक अपन क्रिएट करेंगे। फिर बाद में टोटल ड्यू आइटम्स फॉर डनिंग लेवल, मतलब एक भी आइटम अगर ड्यू होगा तो वो डनिंग लेटर में आना चाहिए। अगर मैंने 4 दिए यहाँ पे, तो अगर भले वो 3 जो है वो ओवर ड्यू होके 6 महीना भी हो गया होगा, तो भी डनिंग लेटर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 दिए। मिनिमम 4 इनवॉइस अगर ओवर ड्यू है तो वो तभी लेगा। तो यहाँ पे मैं 4 नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं एक ही दूंगा। क्यों, एक भी रहा तो मेरा जाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डेज इन एरियर्स, अभी इसमें जो है एरियर्स, मतलब आज अगर मेरा ड्यू है डेट, जो अभी ये जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ये हम्म। मेरा 15 फरवरी को मेरा ड्यू है, तो मेरा फर्स्ट जो लेटर है वो कब जाना चाहिए, 16 फरवरी 2024 को। मतलब मेरा कितना डेज एरियर रहेगा, 1 यहाँ पे। ओके। ओके, लाइन आइटम ग्रेस पीरियड, लाइन आइटम ग्रेस पीरियड मतलब अभी जैसे मेरा ये ड्यू हो रहा है ये, तो अपन ग्रेस पीरियड कितना देंगे। अ, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 1 महीना मिलता है अपने को, राइट। हम्म। राइट, तो वैसे अपने को ग्रेस पीरियड देना है क्या। अगर नहीं देना है तो वो आप ब्लैंक रख सकते हैं। अगर आपको 2 दिन देना है, 3 दिन देना है, या 1 दिन देना है, तो वैसे आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आपने 1 दिन दिया, मतलब मेरा अगर 15 फरवरी को ड्यू हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट लेटर कब जाएगा, 17 को जाएगा। हम्म। राइट, क्योंकि या। मैंने 1 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। ओके, इंटरेस्ट इंडिकेटर, अगर आपने इंटरेस्ट का अलग पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है, मतलब कि इंटरेस्ट चार्ज करना परसेंटेज वगैरह लगा के, वो कितने दिन का डे बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है, वैसे वो पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक पूरा अलग से। एक्चुअली ये जो इंटरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, ये ट्रेजरी मॉड्यूल के लिए यूज होता है ज्यादा करके। ट्रेजरी मॉड्यूल मतलब अपनी एक आधी फाइनेंस अपन ले रहे हैं एक आध कंपनी, कंपनी से, तो वो एज अ ट्रेडिंग पार्टनर अपन असाइन करेंगे, और हम्म। उसको अपन ट्रेडिंग पार्टनर बनाएंगे, और उसके ऊपर पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इंटरेस्ट का। तो वो जो इंडिकेटर वहां पे बना होगा, तो वो इंडिकेटर आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आप आपने ये अगर इंडिकेटर मेंटेन किया ना यहाँ पे, तो आपने अंदर जो मैंने बताया कि इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं, 4th लेवल से या 3rd लेवल से, तो वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको डे बेसिस पे ही वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा फ्रॉम फर्स्ट डे से। मतलब मेरा अगर आज के ड्यू डेट है
तो कल से ही वो इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देगा, अगर ओके। यहाँ पे आप इंटरेस्ट इंडिकेटर वाला पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो। हम्म। और दूसरा सिनेरियो क्या बताया था मैंने, कि इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, मगर मेरी कंडीशन क्या है कि पहले 3 डनिंग लेटर तक मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा। हम्म। 4th लेटर जब मेरा ट्रिगर होगा, तो उस डेट से मेरा डनिंग के ऊपर, मतलब जितना भी ड्यूज है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ओके। ऐसा, क्लियर? तो ये अपन मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गए मेरे डनिंग प्रोसीजर के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। डेज मैंने किया, लेवल, टोटल ड्यू आइटम, और एरियर, और ग्रेस पीरियड, ये सारे मैंने मेंटेन कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेरे स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन है, मतलब अपने जो स्पेशल जीएल के भी आएंगे और नॉर्मल आइटम्स के भी आएंगे, ये सारे में ट्रांजैक्शंस मेरे कवर होने चाहिए, तो ये मैंने टिक दे दिया है, ठीक है। ये मैं पहले प्रोसीजर सेव करता हूँ। अभी ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद में है डनिंग टेक्स्ट। डनिंग टेक्स्ट मतलब क्या है कि अभी ये मेरा जो डनिंग है ये किसके लिए यूज होने वाला है, कस्टमर के लिए, राइट। तो ये मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा जो मेरा कंपनी कोड है ना, HY01। यहाँ पे ये जो कंपनी कोड है HY01, यहाँ पे क्या दिया है, डनिंग बाय डनिंग एरिया और सेपरेट नोटिस पर डनिंग लेवल। मतलब जैसे अपन ने अभी कितने डनिंग लेवल मेंटेन किए, अपन ने 4 डनिंग लेवल मेंटेन किए। तो हम्म। ये चारों के जो लेटर जो भेजने वाले हैं अपन, वो हर एक का अलग अलग ईमेल बॉडी रहेगा या कॉमन रहेगा, वो यहाँ पे अपन डिसाइड कर रहे हैं, सेपरेट नोटिस पर डनिंग लेवल। तो अगर आपने यहाँ पे टिक दिए दिया, तो आपको 4, मतलब डनिंग ईमेल बॉडीज क्रिएट करने पड़ेंगे एबेपर के हेल्प से, और वो सारे जो है आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपका सभी का एक ही रहेगा, तो आपको ये टिक देना जरूरी नहीं है, क्लियर? ओके। ये हो गया टेक्स्ट वाला पार्ट सबसे पहले। अभी यहाँ पे तो अपन ने प्रोसीजर बनाई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, डनिंग टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट जो है अपना चार्जेस वाला है। ये मैं वापस बैक आया, यहाँ पे चार्जेस करके ऑप्शन है। वापस मेरी करेंसी कौन सी रहेगी, कंपनी कोड की करेंसी यहाँ पे मेंटेन करनी है। ओके, अभी अपन ने कितने लेवल डिसाइड किए हैं, 4 लेवल डिसाइड किए हैं। तो अभी यहाँ पे चारों लेवल का अपने को मेंटेन करना है। ये मैंने फर्स्ट लेवल सिलेक्ट की, मतलब ये डनिंग चार्जेस है, मतलब आप डनिंग लेटर जब भेज रहे हो तो उसके लिए आपको खर्चा आ रहा है वगैरह, तो वो खर्चा भी आप उससे वसूल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो अमाउंट देना है पहले, तो मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए आपकी डनिंग में, वो यहाँ पे आप मेंटेन करोगे। आपने बोला कि मेरे फर्स्ट लेवल में मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज होनी चाहिए, और डनिंग चार्जेस में फर्स्ट लेवल के लिए कुछ भी नहीं लूंगा। ओके। ओके, यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। सेकंड मैंने बताया कि मिनिमम अमाउंट 10,000 होनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे 100 रुपीज लिया। तो मतलब मेरा अगर 9,000 अगर ड्यू है, तो 9,100 रुपीज मैं उससे वसूल करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा डनिंग चार्जेस 100 रुपीज है। एक तो आप चार्जेस दो, फिक्स चार्जेस, या परसेंटेज दो।
ये जो परसेंटेज मतलब आपकी जो भी ड्यू अमाउंट है उसके बेस पे वो कैलकुलेट करेगा। फिर तीसरा है 15,000 और ये आपने दिया 500 रुपीज। और फोर्थ लेवल आपका है 50,000 प्लस 1,000 रुपीज। ये मेरे क्या है, डनिंग चार्जेस है। ये मेरे जितने भी ड्यू अमाउंट है उसमें ऐड करके वसूल करूंगा। मतलब उसने मुझे थर्ड लेवल पे अगर उसने पेमेंट कर दिया तो 500 प्लस 100 600 प्लस मेरे जो भी ड्यू अमाउंट है वो मैं वसूल करूंगा उससे। ये मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है। क्लियर? Yeah. ये हो गया चार्जेस वाला पार्ट। डनिंग टेक्स्ट एक हो गया ये अपना, और चार्जेस हो गया। यहाँ पे डनिंग लेवल अभी यहाँ पे अपने को मेंटेन करना है। ठीक है। अभी डनिंग लेवल अपन ने ये क्या दिया था, 1 एरियर। मतलब अपना अगर 15 फरवरी को ड्यू हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट 1 डे करके 16 को Hmm. लेटर चला जाएगा। तो ये 1 डे यहाँ पे आ गया वो। सेकंड, उसके बाद में अपना कब ट्रिगर होना चाहिए, 10 दिन बाद। और ये 10 दिन Hmm. मतलब ये अपना 11वें दिन आएगा। ड्यू डेट प्लस 1 डेज प्लस 10 डेज, मतलब ये कितना आएगा अपना, 11 डेज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 21 डेज। और यहाँ पे आएगा मेरा 31 डेज आएगा। 31 days. राइट, क्योंकि अपन ने एक ग्रेस पीरियड Hmm. दिया है तो इसलिए अपना, और अपन ने लेवल Okay. में कितना रखा है, 10 डेज का रखा है। राइट, तो इस हिसाब Hmm. से अपने को ये डेज मेंटेन करना है। क्लियर? Yeah. अभी यहाँ पे जो है इंटरेस्ट चार्ज करने का, इंटरेस्ट मतलब अभी अपने जो 4 लेवल है उसमें अपन कब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सेकंड लेवल से करेंगे, थर्ड लेवल से करेंगे या फोर्थ लेवल से करेंगे, वो बिजनेस के रिक्वायरमेंट से अपन यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं। एक तो परसेंटेज अपन मेंटेन करेंगे या फिक्स अमाउंट जो है वो मेंटेन करेंगे यहाँ पे। अभी जैसे ये मेरी फर्स्ट डनिंग लेवल है, यहाँ पे मतलब मेरा मिनिमम अमाउंट, यहाँ पे अगर मेरा 0 है, मेरा फर्स्ट लेवल पे मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, ये मैंने 0 0 दे दिया। ओके। सेकेंड लेवल पे मेरा मिनिमम 1,000 अमाउंट होना चाहिए और इसके ऊपर मैं 1% चार्ज कर रहा हूँ। ओके। Hmm. मिनिमम अमाउंट 1,000 और परसेंटेज मेरा 1%। थर्ड लेवल मेरा 10,000 है, यहाँ पे मैं 3% करूंगा। मतलब ये मैं अप्रोक्स लिख रहा हूं, जो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे ना जब लाइव प्रोजेक्ट पे, तो आज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट ही अपन मेंटेन करेंगे यहाँ पे। मगर अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो कि क्या मेंटेन करना है यहाँ पे। क्लियर? Yeah. ये मैंने परसेंटेज दे दी। एक तो परसेंटेज मेंटेन करो या मिनिमम फिक्स अमाउंट मेंटेन करो यहाँ पे। डनिंग लेवल्स मेंटेन कर दिए, चार्जेस, मिनिमम अमाउंट, डनिंग टेक्स्ट, ये सारे अपन ने मेंटेन कर दिए और ये अपन सेव करना है। ये हो गया मेरा प्रोसीजर। और ये जो प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर ये अपने को कस्टमर मास्टर के मास्टर में अपने को मेंटेन करना है। ये प्रोसीजर आपने वो कस्टमर मास्टर में मेंटेन कर दी, मतलब ये यहाँ पे जो जो रूल अपन ने डिफाइन किया हुआ है वो कस्टमर के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोसीजर बना सकते हो और जैसे कस्टमर की कंडीशंस होगी उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं वो। मतलब आप अगर डोमेस्टिक कस्टमर के जो भी हो उस ग्रुप के लिए अगर आपने अभी जो बनाए वैसे बनाया,
फॉरेन कस्टमर के लिए अलग से बनानी है आपकी, तो वो अलग से बना के फॉरेन कस्टमर के लिए वो मेंटेन कर सकते हैं आप। क्लियर? ऐसे ओके। आप प्रोसीजर बना के कस्टमर मास्टर में मेंटेन करते हैं। एक ये जो डनिंग प्रोसीजर है ना, ये डोमेस्टिक में ज्यादा यूज नहीं करते, मगर एमएनसी हम्म जो क्लाइंट है ना, वहां पे हम्म। यूज होता है वो। ओके। ओके, ये आपका था डनिंग प्रोसीजर। और जैसे ये मेरा मेंटेन करना है, मतलब ट्रिगर करना है, तो उसके लिए F150 ये टी कोड से आप ट्रिगर कर सकते हैं। और इसका आप शेड्यूलर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये डनिंग के लिए ही बना हुआ है। जैसे F110 जैसा टी कोड है, वैसे ही ये टी कोड है। आज क्या डेट है? 4/2/2024। टेस्ट, ये पैरामीटर, पैरामीटर में डनिंग डेट डाल दो आज की। डॉक्यूमेंट पोस्टेड अप टू, मतलब कहाँ तक के डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है ये दोनों ऐसे। और कंपनी कोड आप मल्टीपल कंपनी कोड का दे सकते हैं। कस्टमर की नंबर रेंज, प्री सिलेक्शन में आपको स्पेसिफिक अगर डॉक्यूमेंट नंबर ही डालना है तो वैसे भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है। और एडिशनल लॉग में वापस कस्टमर नंबर सीरीज आप डाल दो और स्टेटस में सेव कर दो। आपको ये शेड्यूलर अगर ये इमीडिएट करना है तो इमीडिएट, या आपको टाइमिंग लगाना है तो टाइमिंग पे बेस पे लगा सकते हैं। P01। ठीक है। यहाँ पे हम्म। मतलब अभी यहाँ पे आपने टाइमिंग नहीं दिया, तो ये अभी तुरंत आपका स्टार्ट इमीडिएटली क्लिक करके आपका डिस्पैच हो जाएगा। अगर आपने टाइमिंग दे दिया तो टाइमिंग पे वो ट्रिगर हो जाएगा। F150 ये टी कोड है ट्रिगर के लिए। ये आप बैकग्राउंड में भी, मतलब ये जैसे दिया मैंने, ये बैकग्राउंड में भी आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम। और आप बेसिस कंसल्टेंट को बोल के टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। ये आपका ट्रिगर हो जाएगा। क्लियर? या। अभी जो नेक्स्ट है FISD इंटीग्रेशन। ओके। अभी हम्म FISD इंटीग्रेशन जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर ये मैं पूरे लिख देता हूँ। चार्जेस, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट लेवल वाइज। ओके, ये चार चीजें अपन ने देखी थी प्रोसीजर में। ओके। FISD इंटीग्रेशन, इसको दूसरा बोला जाता है OTC, ऑर्डर टू कैश। ओके। अभी यहाँ पे जो होता है, FI और SD कंसल्टेंट दोनों का रोल यहाँ पे प्ले होता है। FI का जो रोल होता है यहाँ पे, एक तो GL क्रिएट करके देना। ओके। हम्म और दूसरा जो चीज होती है कि अपन ने जो टैक्सेस वगैरह के लिए कंडीशन टाइप बनाई है आउटपुट हम्म टैक्स के लिए, हम्म तो वो जो कंडीशन टाइप सेम अगर रखनी है अपने को, क्योंकि
एसडी में जो इनवॉइस बनता है ना, बिलिंग इनवॉइस, हम्म। वो बैकग्राउंड में ट्रिगर होता है। तो वो जो ट्रिगर होता है बैकग्राउंड में, तो वहां पे मैन्युअली वो जीएल वगैरह ये तो डालते नहीं है, वो यहीं ओके। पे एफ आई एच डी इंटीग्रेशन में ही मैप करके रखते हैं वो, और वहां से वो जीएल कैप्चर होता है। तो वो जो कंडीशन टाइप है वो सेम होनी चाहिए दोनों जगह, क्योंकि तभी जाके आपका टैक्सेस का वो प्रॉपर एंट्री होगी। क्योंकि उसके लिए जो टी कोड है VF01, ये एसडी साइड से ट्रिगर होता है, और बिलिंग इनवाइस फ्रॉम एसडी, और बिलिंग इनवाइस अकाउंटिंग एंट्री के लिए VF02 है। ये एसडी वालों, मतलब ये सेल्स वाले यूज करते हैं VF01, और वी एफ ओके। जीरो टू ये अकाउंट्स वाले यूज करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अप्रूव करते हैं वो इनवॉइस जो ओके। होता है VF02 से। तो जैसे ही ये ट्रिगर होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो जो मेंटेन करके रखा है आपने, वो जीएल आपके हिट हो जाते हैं। इवन मतलब आपके कुछ चार्जेस होंगे, फ्रेट या कुछ कंडीशंस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो है ना, ये एफ आई एच डी इंटीग्रेशन में ही पूरा मैप होता है वो। ओके। तो ओके। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट आता है। तो उसमें एफआई का और एचडी कंसल्टेंट का दोनों का रोल आता है। तो यहाँ पे ओटीसी प्रोसीजर में, और ये जैसे एफआईएमएम इंटीग्रेशन जैसे इंटरव्यू में फेवरेट क्वेश्चन है, वैसे एफआईएचडी इंटीग्रेशन भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप फ्रेशर हो या 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ओके। ओके। अभी ओटीसी में स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो अपन आज देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट अपन नेक्स्ट सेशन में हम्म। देखेंगे, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होकर रहेगा फिर अपना। हम्म। तो सिर्फ अपने क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो यहाँ पे देखते हैं अभी ओटीसी में। तो सबसे पहले होता है कोटेशन। हम्म। ओके। कोटेशन क्रिएट होता है यहाँ पे, और कोटेशन में मतलब जो भी प्राइस वगैरह वो सारे डिसाइड होते हैं, मतलब प्राइस वगैरह वो मेंटेन होते हैं, और वो अपन कोटेशन क्रिएट करके अपना जो कस्टमर है उसको इशू कर देते हैं। ठीक है। ये सेल्स वालों का पार्ट है, सेल्स मार्केटिंग वालों का, सेल्स में भी मार्केटिंग वालों का पार्ट है। ठीक हम्म। है, क्योंकि वो कोटेशन क्रिएट करके वो कस्टमर को सबमिट करते हैं। अभी कोटेशन होने के बाद अगर अपने को वो ऑर्डर मिल गई है अपने को, ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट की जाती है। ओके। सेल्स ऑर्डर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है? एक तो कस्टमर इन्वॉल्व रहता है, हम्म। कहाँ पे अपने को मटेरियल डिलीवर करना है, तो वो लोकेशन एक डिसाइड होता है, क्वांटिटी डिसाइड होती है, प्राइस डिसाइड होती है, टैक्सेस कौन से होते हैं वो डिसाइड होते हैं आउटपुट टैक्स में। ओके। और ये सारे चीजें डिसाइड होती है। मतलब यहाँ पे आ गया हम्म। सेल्स ऑर्डर। इसके लिए टी कोड है VA01। इसके लिए टी कोड है VA01 टी कोड है। ठीक है। VA01 क्रिएट के लिए 02 चेंज, और डिस्प्ले के लिए 03। ये मैंने बताया है कि नहीं पता नहीं, मगर एक एज बेसिक लॉजिक है कि 01 या 0 आखिरी में आता है, हम्म। तो वो जो टी कोड होता है वो क्रिएट के लिए होता है। ओके। और 02 आखिरी में, मतलब 2 अगर आखिरी में आता है तो आपका चेंज के लिए यूज होता है, और ओके। 3 जो होता है वो डिस्प्ले के लिए यूज होता है। ओके। मतलब इवन सारे मॉड्यूल के लिए, मतलब सिर्फ एफआई हम्म। के लिए नहीं, सारे मॉड्यूल के लिए होता है। अभी अगर मटेरियल मास्टर देखना है, मटेरियल हम्म। मास्टर का क्रिएट के लिए MM01 टी कोड है, चेंज के लिए 02 है MM02, और डिस्प्ले के लिए MM03 है। ओके। तो ये एसएपी स्टैंडर्ड है ये। ओके। इसके बाद में सेल्स ऑर्डर के बाद में होता है बिलिंग इनवॉइस। बिलिंग इनवॉइस क्रिएट होता है VF01 से। ठीक है। ये हम्म।
ओनर होता है इसका सेल्स टीम ही ओनर होते हैं VF01 के। और इसके बाद में ये जो बिलिंग इनवॉइस की जो अकाउंटिंग एंट्री बनती है, वो बनती है अपनी VF02 VF02 से। हम्म और ये इसके ओनर होते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके। और बाद में आता है अपना कस्टमर रिसिट। कस्टमर रिसिट के लिए दो टी कोड है, F-28 है। ये मैनुअल कस्टमर रिसिट के लिए, इसमें आप सिंगल कस्टमर का पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और दूसरा जो है F110। ठीक है, ये भी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट करते हैं। और बाद में आता है अपना बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक हम्म रिकन्सिलेशन के लिए FF5, और ये होता है FF67, ये मैनुअल बैंक रिकन्सिलेशन, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले यूज करते हैं। ठीक है। yeah, तो ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। ओके। अपना जैसे इसमें और एक पार्ट है, जैसे फाइनेंस की तरफ से टैक्स प्रोसीजर डिफाइन की जाती है, हम्म वैसे एसडी की तरफ से भी टैक्स प्रोसीजर डिफाइन होती है। हम्म क्योंकि ये जो बिलिंग इनवॉइस जो बनता है ना, हम्म इसमें वो कंडीशंस वगैरह आ जाते हैं, फ्रेट या जीएसटी हो गया, या जो भी कंडीशंस टाइप है। क्योंकि वो मैनुअल नहीं डालते, उनको वो कंडीशन टाइप जो भी उनको ऐड करने हैं, वो कंडीशन टाइप डालने के बाद वो कंडीशन टाइप में जो भी परसेंटेज या जीएल मेंटेन किया है, वो आपके ये अकाउंटिंग एंट्री में हिट हो जाता है। मतलब yeah, कोटेशन या सेल्स ऑर्डर में आपका अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होता है। आपका डायरेक्टली ये जो बिलिंग इनवॉइस जो अकाउंटिंग एंट्री है, यहाँ पे आपका अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है। मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट वाला जो एंट्री होता है, वो हम्म वाला। ठीक है। और वो जो जीएल है, ये अपन FISD इंटीग्रेशन से ही कैप्चर करते हैं। यहाँ पे अपने मैनुअल कहीं पे भी इंटरवल नहीं होता है। क्लियर। yeah, तो ये चीजें हैं। आप एक सेल्स ऑर्डर बनाया है, तो वो एक सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट आप मल्टीपल बिलिंग इनवॉइस बना सकते हैं। मगर आपने सेल्स ऑर्डर में अगर 10 क्वांटिटी डाली है, तो आप 11 क्वांटिटी का बिलिंग इनवॉइस नहीं क्रिएट कर सकते। yes, वो स्टैंडर्ड कंट्रोल होता ही है एसएपी में। ओके। yeah, तो सेम की वही जैसे मैंने FIMM में भी बताया होगा कि ये जो चीजें हैं, जब बिलिंग इनवॉइस बनता है, तो उसमें मैनुअल इंटरवेयर होता है कि नहीं वगैरह, ये हम्म एसएपी ऑडिट जब होता है तब चेक किया जाता है। okay, तो ये सारी चीजें आती है यहाँ पे OTC में, ऑर्डर टू कैश में, और FISD इंटीग्रेशन में। यहाँ पे जो FISD इंटीग्रेशन के लिए जैसे टी कोड जो होता है VKOA, ये मेन टी कोड है, यहीं से अपना पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। और जैसे OBYC में अपन ने 4 ट्रांजेक्शन्स की देखे हैं, GBB या BSX या WRX, वैसे वहां पे एक दो ट्रांजैक्शंस की भी यूज होते हैं, मगर वो सिनेरो बेस होते हैं। मतलब सारे प्रोसीजर में नहीं, सिनेरो बेस में वो होते हैं। okay, क्लियर। तो ये बेसिक FISD इंटीग्रेशन और OTC प्रोसीजर के ये बेसिक स्टेप्स है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है लगा, तो अपन नेक्स्ट सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ okay. पे रुकते हैं। अगर कुछ डाउट कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है। नहीं, ऑटोमेशन आप ये कर सकते, जैसे अपन लोग ने बल्क वेंडर का किया, ठीक है, हम्म। पेमेंट्स का, वैसे डायरेक्टली रिसीवेबल का कर सकते हैं क्या, कर इंस्टेड सकते ऑफ हैं। मनी? उसके लिए VF31, ये जो टी कोड एक अवेलेबल है एसएपी का स्टैंडर्ड का, यहाँ पे सभी का होगा। मतलब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है मगर VF31 में, कि अ, अभी आपके पास 5,000 वेंडर है, सॉरी कस्टमर है। और उसमें से कुछ कस्टमर का जो आपने ना सेल्स ऑर्डर जो है ना, वो आपने होल्ड करके रखा है ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्गुमेंट्स के कारण, या लीगल एक्शंस के कारण। ये VF31 में क्या होगा, वो जो है ना,
वो आपके एक्सक्लूड डायरेक्टली नहीं होंगे। ओके। तो उसके लिए आप मतलब एनहांसमेंट करके एबापर के हेल्प से आपको ये टी कोड में कर सकते हैं, मगर वो स्टैंडर्ड से हैंडल करना मुश्किल है। ओके। क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट में सिनेरियो था, ये B2CS रिलेटेड था। तो उसमें मुझे मतलब सेल्स पर्सन को ये चैलेंजेस आ रहे थे, तो और उसने ये जो एप्लीकेशन 99.9% ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है, हाँ तो हाँ डायरेक्टली अपना बैंक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो तुरंत ईआरपी में ले सकता है क्या ऐसा? मतलब आप बोल रहे हैं कि एनईएफटी कस्टमर ने कर दिया बैंक में, ठीक है, हम्म। हम्म। तो आपको बैंक से आपको स्टेटमेंट आएगा आज। हाँ, डे 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 टू डे ऐसा स्टेटमेंट हाँ, आएगा, मैंने मतलब पुल कल, आउट करूंगा मैं। हाँ कल के डेट में जितने भी पेमेंट आए हैं उसका हम्म। स्टेटमेंट आज सुबह आपको रिसीव हुआ है। हम्म। तो उस केस में आप ऑटोमेशन मतलब कस्टमाइजेशन ही कर सकते हैं आप, स्टैंडर्ड से तो फिजिबल नहीं है। तो ओके। उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, वो जो स्टेटमेंट जो आएगा आपका, तो वो स्टेटमेंट आपको बाय मेल आता है या कैसे आता है? बाय मेल ओनली, या बाय मेल। जस्ट यूजर आईडी, my user ID will given, no card हाँ given. I हाँ have हाँ to हाँ। taken from that portal only. ओके ओके। तो मतलब वो बैंक पोर्टल से आप Mm. डेटा फेच कर लेते, मतलब डंप Yes, कर yes, लेते। yes, तो वो जो डेटा है आपका एक्सेल फॉर्मेट में रहेगा। yes, Excel. हाँ, तो ये जो टी कोड है ना F-28, Mm. इसका आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। Okay. ऑटोमेशन मतलब कैसे करना पड़ेगा आपको, ये F-28 में आपके जो जो फील्ड लगने वाले हैं कस्टमर Mm. रिसीट एंट्री के लिए, Mm. वो फील्ड आपको एक्सेल फॉर्मेट में बनाना पड़ेंगे। Okay. ओके, मतलब आपका डेट आएगा, डॉक्यूमेंट डेट आएगा, पोस्टिंग डेट आएगा, कंपनी Mm. कोड आएगा, आ, आपकी डेट जिस दिन आपको रिसीव हुआ है पेमेंट, वो Mm-hmm. डेट आएगी। आपका बैंक का जीएल आएगा, इनकमिंग बैंक का जीएल। Yes. ये जो एक 15 एक फील्ड है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे एक्सेल में। और Mm-hmm. इसका जो टी कोड है ना ये F-28 का, Mm-hmm. ये बल्क वाला एक टी कोड, कस्टमाइज टी कोड बनाना पड़ेगा। और उसमें वो आप एक्सेल फाइल अपलोड कर देते हैं, तो Mm-hmm. वो आपकी एंट्री हो जाएगी। Okay. मगर उसके बाद में ये सिर्फ आपकी, क्योंकि आप ये एंट्री जो है ना ये स्टैंड अलोन एंट्री बनेगी आपकी, Mm. मतलब किसी इनवॉइस के अगेंस्ट क्लियर नहीं होगी ये आपकी। Okay. हाँ मतलब कैसे है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू Mm. वेंडर अकाउंट, ये आपकी स्टैंड अलोन एंट्री होगी। Mm. वेंडर नहीं, सॉरी, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर को हाँ, आपकी इनवॉइस की एंट्री क्या है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू को। सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये Mm. आपकी एक स्टैंड अलोन एंट्री है और Mm. ये अलग से एंट्री है। मगर Mm. बाद में आपको ये कस्टमर लाइन आइटम और ये कस्टमर लाइन आइटम आपको नॉक ऑफ करना पड़ेगा। Mm. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने अगर 100 रुपीज का इनवॉइस क्रिएट किया है तो वन टाइम पेमेंट आएगा करके हर Yes. 100%, राइट। Mm. पार्शियल भी आ सकता है, रेसिडुअल मतलब पार्शियल आएगा, 2 टाइम्स Mm. में आएगा, राइट। Mm. तो उस हिसाब से वो अगर मैन्युअल करते तो आप वैसे फैसिलिटी है, Mhm. पार्शियल पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकते। Mhm. मगर इस केस में आपको ऑटो क्लियरिंग जो होता है, क्लियरिंग करके एक टी कोड है F-32 का, उसका वापस ऑटोमेशन करना पड़ेगा Mhm. और वो नॉक ऑफ करना पड़ेगा आपको। Mhm. पॉसिबल है, क्योंकि Mhm. ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये किया हुआ है। ओके ओके। हाँ। बट हाउ टू यार टीडीएस जो अभी 190 वर्क क्यू का टीडीएस है, हम्म। 100 rupees my bill amount, हम्म payment received is 99 rupees, हम्म that 1 rupee is my TDS, so how to हम्म। reflect one TDS entry? तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इनवॉइस में ही, जैसे मैंने बताया था कि बिलिंग इनवॉइस में टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करते हैं एसडी कंसल्टेंट। तो हम्म। अलग अलग कंडीशन टाइप होते हैं, जैसे फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वैसे टीडीएस की भी उनको कंडीशन टाइप बनानी पड़ेगी। बट कस्टमर में नहीं दे सकता है कि मुझे पता नहीं है वो टीडीएस काटेगा नहीं काटेगा, ठीक है।
वेंडर लेवल मतलब तो अपना कंट्रोल रहता है। राइट, हाँ तो मतलब कुछ कस्टम। मतलब हर कस्टमर में नहीं रहेगा ना वो। नहीं, वो कैसा 50 लाख अब और रहेगा तो कभी कभी क्या वो लोग ऑल ओवर सेंट्रलाइज रहता है। हाँ यानी हाँ हाँ। मुझे कभी पता नहीं, चलेगा जब पेमेंट आएगा तभी, ठीक है, ओके, कि डेट पेमेंट डिडक्टेड के और नॉट। टाइम आपको पता चलेगा। हाँ, नॉट अ सेल्स टाइम। मैं बुक करके रहूंगा, प्रोविजन करके रखूंगा, बट पार्टी ने ओके भरा नहीं तो फिर एज ओके, तो आपको ये जब एंट्री करते हैं तब आपको पता चलेगा। हाँ, यस यस। और ये भी एंट्री ओके करने के बाद मुझे वापस 26 एस से रिको करना है। ओके। अभी सपोज यहाँ पे डिडक्ट किया बट पार्टी हम्म। ने रिटर्न भरा ही नहीं है, तो अच्छा। दैट उसका कोई मीनिंग नहीं है ना मुझे। हाँ, वो मतलब हम्म, आपका हम्म, मतलब अ, वो उतना ये रिकवरी हम्म। नहीं हो। मेरा इधर एडजस्टमेंट होगा बट मेरा क्रेडिट तो मिला नहीं है मुझे। नहीं मिलेगा आपको। हम्म। अच्छा, तो मेरा भी गाड़ी इतना ही अटके है और मेरे पास भी अच्छा। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ऑफिस में। हाँ हाँ, तो बट मतलब आपको ये इनवॉइस के टाइम, मतलब अभी अपन लेते हैं एग्जांपल, हम्म, ये मेरा 100 रुपीज का है, हम्म, ठीक है। आपको पेमेंट आया 99 रुपीज का, हम्म, राइट। हम्म, टीडीएस अमाउंट है आपकी हम्म, 1 रुपी है, हम्म, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये टीडीएस जो है कस्टमर से आप रिकवर कर रहे हैं, राइट। हम्म, तो आपका ये जो टीडीएस का जो जीएल है, टीडीएस हम्म। अकाउंट आपको आ रहा है, तो इसमें आपको कस्टमर से आ रहा है, तो कस्टमर अकाउंट अगर मैं डेबिट देता हूँ यहाँ नहीं, पे। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओके। आ, और टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट रख देता हूँ हम्म। टू कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर ओके, अकाउंट जीरो हो गया और मेरा बराबर। टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट में पड़ा रहेगा। हम्म। जैसे तो नॉट अ कस्टमर वाइज, हाँ। क्योंकि मैं टीडीएस रिसीवेबल वो सब लेजर कस्टमर वाइज किया हुआ है, हम्म वो हम्म रिसीवेबल में खड़ा रहेगा। हम्म 26 एस देखे अभी कर प्रेजेंट मेरा ये है। हम्म। 26 एज देख के मैं टीडीएस रिसीवेबल क्रेडिट करूंगा और डायरेक्टली मैं एडवांस टैक्स में डेबिट कर दूंगा मेरा। ओके। ऐसे सिस्टम है। बट आई थिंक ये जो नया मैनेजमेंट आया है वो बोल रहा है नहीं, नहीं, ये रॉन्ग सिस्टम है। अच्छा। वो क्या बोल रहा है कि 100 रुपीज का बिल है, हाँ, नाइन्टी बराबर। नाइन रुपीज पेमेंट आएगा तो 99 का ही एंट्री मारना है आपको, 1 रुपीज एज ओके इट इज रखना है ओके रिसीवेबल का अकाउंट में। वो नॉकअप नहीं करना है। वो नॉकअप ओके। कभी करना है जब भी 26 एस है आएगा, हाँ हाँ दैट टाइम वो नॉकअप करना है देख हाँ के। हाँ हाँ। मतलब वो 26 एस के बाद वो आपको एक नंबर हाँ, देता है ना वो। हाँ, हाँ, हाँ तभी दैट रिसिप्ट एंट्री हाँ मारना है हाँ आपको, हाँ। ठीक है। राइट राइट। हम्म, तो आप ये देखो, ये मेरी एंट्री है, हम्म, ये मेरी इनवॉइस की एंट्री है, ये मेरी अपनी रिसिट की एंट्री है, और ये मेरी टीडीएस की एंट्री है। हम्म, ये टीडीएस की एंट्री अभी, जैसे ये मेरी टीडीएस की एंट्री कब बनेगी, ये 26 एस के बाद ही, मतलब हम्म, आप ये तो अपना VF01 से VF02 से ये एंट्री बन गई अपनी। हम्म, यहाँ पे आपने ऑटोमेशन किया, मतलब ये स्टैंड अलोन एंट्री क्रिएट कर ली एफ डैश हम्म, 28 से, ठीक है, स्टेटमेंट आने के बाद। जब आपका तब तक ये दोनों एंट्री जो है ओपन में रखना है आपको, हम्म। ये दोनों एंट्री आपकी ओपन में रहेगी, या आपने क्लियर भी कर ली तो तो वन आपका रुपीज ओपन रहेगा। ओपन रहेगा 1 रुपीज। और हम्म, जब भी 26 एस जब आएगा, तब ये जो कस्टमर अकाउंट डेबिट, मतलब वहां पे आपको कस्टमर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम्म, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस अकाउंट वो रहेगा, और हम्म। वो 1 रुपया, और वो ओपन वाला जो 1 रुपया वो नॉक ऑफ होगा फिर। ओके। तो ये जो एंट्री है, ये भी आप ऑटोमेशन से, मतलब F-02 ये टी कोड है, उसमें स्टैंडर्ड मतलब बापी होती, बापी मतलब क्या होता है, एक कोड का प्रोग्राम होता है। हम्म, आपने वहां पे सारे इंफॉर्मेशन डाल दिए ना, आपको जो जो चाहिए वो एबापर थ्रू आप कोड लिख के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो बल्क में आप ये एंट्री क्रिएट कर सकते हो बापी थ्रू। बापी एक होती है और एक बाड़ी होती है। बापी मतलब ये एसएपी स्टैंडर्ड होती है,
और बॉडी जो होती है ना, अपन जिस टी कोड से कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग करते हैं अपन, जो जो फील्ड अपने को चाहिए उसका रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका प्रोग्राम बनाते हैं। मगर उसमें एक चैलेंज क्या होता है, अगर आगे जाके सिस्टम अपग्रेड हो गई और वहां पे अगर एक आध फील्ड नई ऐड हो गई, तो वो बॉडी जो है वो काम करना बंद पड़ते करते थी, क्योंकि वो आपको मिसमैच का एरर देगा वो स्क्रीन फील्ड वाला। मगर ओके बापी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, वो एडजस्ट कर लेती है वो, ओके क्योंकि वो एसएपी स्टैंडर्ड फंक्शन मॉडल ही यूज होते हैं उसमें। ओके तो वो बापी यूज करके आप ये अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है क्लियर। या कस्टमाइजेशन अगर आपको है ना, प्रोसेस अगर हम्म क्लियर हो ना, तो आप हम्म कस्टमाइजेशन इजीली कर सकते हो। ओके ओके क्लियर। या तो मैं अभी ये एक्सेल शीट आज का हाँ रिकॉर्डिंग, कल का भी नहीं मिला आई थिंक मुझे कल का resume। रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया है राजेंद्र को ऑलरेडी। नहीं मुझे नहीं कुछ नहीं मिला है ठीक है अच्छा, कल का नहीं राजेंद्र से बात करता हूँ, क्योंकि आज का भी हाँ रिकॉर्डिंग उसी ने स्टार्ट किया है, तो ठीक है उसको मैं रिमाइंड कर देता हूँ ओके कि ठीक रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ले और फिर हाँ बाद में स्टॉप करना करके, मैं है थोड़ा ना। 5-10 मिनट के बाद आपको कॉल पे फोन करता हूँ काम है ठीक है एक ठीक है, अंडरस्टैंड करना है ठीक है ठीक है, चलेगा ओके चलेगा। ओके ओके तो नेक्स्ट सैटरडे अपन मिलते हैं। हाँ ओके, थैंक यू।